गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशीष कुमार दिस साइड। सो हमने एक अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है सक्सेस विद मास्टर जी, जिसमें यूजीसी नेट और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो आज हम यूजीसी नेट होम साइंस का पेपर 1 का टॉपिक नंबर फर्स्ट करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड। सो बेसिकली रिसर्च क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, लेट मी स्टार्ट। रिसर्च बेसिकली एक दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, री प्लस सर्च। सो रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च। री का मतलब अगेन एंड सर्च का मतलब फाइंड एंड एक्सप्लोर। हम रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि रिसर्च को करने के लिए बेसिकली 3 क्राइटेरिया होते हैं। रिसर्च से हम किसी भी हमारा जो नॉलेज गैप होता है रिसर्च हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम होती है या फिर हम कुछ एक थ्योरी में कुछ एडवांसमेंट चाहते हैं, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च बेसिकली 3 ही वजह से किया जाता है। सबसे पहला हमको एक न्यू थ्योरी बनाना चाहते हैं, और दूसरा हम जो एक प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको चेक करना चाहते हैं, और तीसरा रीज़न होता है कि हम टू फाइंड आउट द solution of a problem। ये बेसिकली 3 वजह से हम रिसर्च को करते हैं। सो लेट मी रिपीट। रिसर्च बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना होता है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, एंड सर्च का मतलब होता है टू फाइंड एंड टू एक्सप्लोर। और रिसर्च हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा ये एक बहुत ही वाइड एरिया है जिसमें हम कोई नया थ्योरी बनाना चाहते हैं। ये तो उसकी वजह से रिसर्च करते हैं। कुछ मान लो मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं है और हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उस नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हम एक रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम रिसर्च करेंगे उसके बाद हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे, फिर एक मार्केट का एनालिसिस करेंगे, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखेंगे, कस्टमर किस टाइप के प्रोडक्ट्स मतलब चाहता है। फिर उसके बाद हम उसका जो उस प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब उस एरिया में क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में भी हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि रिसर्च हम इसलिए भी करते हैं कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है,
और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। जैसे मेरी एक इंडस्ट्री है बाल बियरिंग की, उसमें मैं बाल बियरिंग बनाता हूँ और मेरे को पता चला कि मेरी फ्रिक्शन कम होने की वजह से मेरा बाल बियरिंग कम हो गया है। तो उसके लिए मैं एक R&D टीम को हायर करूँगा और R&D टीम क्या करेगी, रिसर्च करेगी। तो उस रिसर्च से क्या पता चलेगा कि भाई जो मेरी बिक्री है वो क्यों कम हो गई है, जो प्रोडक्शन है वो कम क्यों हो गया है। इसकी वजह से हम R&D टीम रिसर्च करेगी और जो रिसर्च होगा इसका जो रिजल्ट आउटकम्स आएंगे वो सिर्फ बेसिकली मेरी प्रॉब्लम्स के लिए ही होंगे। इसलिए इस टाइप की रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च बेसिकली हम दो टाइप के रिसर्च के बेसिकली दो टाइप होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ये दो टाइप के हो गए, फंडामेंटल और एक अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट के, कोई भी मतलब सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसके हम फंडामेंट्स, उसके मतलब जो कोर होता है, उसकी जो सतह होती है, मतलब उसके बेसिक्स को बेसिक है, कोर है, फंडामेंटल्स है, थ्योरेटिकल है, जो उसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको बेसिकली हम फंडामेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। और जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो जनरलाइजेबल होता है, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं कि वेदर जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च के जो हमारी थ्योरी है या फिर जो उसके आउटकम्स हैं, जो उसके आउटकम्स हैं या फिर जो उसके रिजल्ट्स हैं, उसको हम चेक कर सकें कि जो उसकी वैलिडिटी है वो इंटरनली वैलिड है या फिर एक्सटर्नली वैलिड है। जैसे एक ट्रिक होती है, मान लो यूजीसी नेट के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में ऑलमोस्ट फंडामेंटल रिसर्च से और अप्लाइड रिसर्च से एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। तो मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें कोई थ्योरी बनती हुई नज़र आ रही है कि मतलब उसमें कोई थ्योरी है या कोई एडवांसमेंट हो रही है, मतलब तो वो सारी जो रिसर्च होंगी वो सारी फंडामेंटल रिसर्च होंगी। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है, अगर उसमें हम किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च हो गई। ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। जनरलाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी मान लो हमारे जो रिजल्ट्स आए या लर्निंग आउटकम्स आए तो उसको हम जनरलाइज करेंगे कि उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे कि जो हमने रिसर्च किया जो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सिर्फ उसी प्रॉब्लम पे लग रहे हैं जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, या फिर मतलब जो उसके रिजल्ट्स हैं वो हम एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, उसको चेक किया जाता है। अगर किसी भी
रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं या आउटकम्स होते हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली वैलिड होते हैं, तो इसका मतलब आपका रिसर्च वैलिड है, आपका रिसर्च रिलायबल है, आप उस रिसर्च पे विश्वास कर सकते हो। सो आपको मैं बेसिकली वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो ये बेसिकली दो टर्म्स हैं ये पूरे रिसर्च में ऑलमोस्ट यूज होंगी। तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि वैधता, और रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। कि जो हमारे रिजल्ट्स आउटकम आ रहे हैं तो हम उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि हमारे जो रिजल्ट है वो इंटरनली वैलिड है या फिर एक्सटर्नली भी वैलिड है। तो और दूसरा होता है रिलायबिलिटी, मतलब जैसे मान लो किसी ने XYZ पर्सन ने कोई रिसर्च किया है और उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है फूड इंडस्ट्री से, वो है रिसर्चर, और फूड इंडस्ट्री से उसने ऑयल प्रोडक्शन है जो उसकी इंडस्ट्री का, वो जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 200 मीट्रिक टन है, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन है वो 150 मीट्रिक टन पर डे आ रहा है। तो उसका जो प्रॉब्लम है कि वो उसकी जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कम क्यों हो रहा है, तो उसके लिए वो रिसर्च करेगा, और रिसर्च के लिए वो अपना प्रोडक्शन टीम और क्वालिटी टीम के साथ मैनेजमेंट करके वो रिसर्च करेगा। और उसकी रिसर्च में उसने पाया कि जैसे जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो डी ऑयल्ड मिल होता है ना, जो जब ऑयल को जब सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो खली बोलते हैं, खली या जो रेजिड्यूज होते हैं जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बच जाते हैं, तो उसमें जो उसकी रेजिड्यूज थे या डी ऑयल्ड मिल था उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा बच जाता था, जिसकी वजह से जो उसका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लॉसेस हो रहे थे। फिर वो क्या करेगा, जो डी ऑयल्ड मिल है उसको सोलवेंट एक्सट्रैक्शन से दोबारा उसका प्रोसेसिंग करके, और सोलवेंट एक्सट्रैक्शन से दोबारा प्रोसेसिंग करके दोबारा प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। और ये जो इसकी प्रॉब्लम है ये इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो इसके रिजल्ट्स हैं ये दूसरी जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस टाइप की रिसर्च को बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, आई होप आपको रिसर्च की डेफिनेशन और ये फंडामेंटल के रिसर्च क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, वाई डू वी डू रिसर्च। हम रिसर्च क्यों करते हैं? ओके, सो रिसर्च करने के बेसिकली 3 रीज़न होते हैं। एक तो हम जो हमारा नॉलेज गैप है उसको फिल करना चाहते हैं, एक नॉलेज गैप आ गया है तो उसको फुलफिल करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, हम एक प्रॉब्लम का
to find out solution of a problem. हम इन दो ही वजह से रिसर्च करते हैं। अब मान लो नॉलेज गैप है, नॉलेज गैप के लिए हम क्या करेंगे, कोई मतलब हमने रिसर्च किया तो उसके रिसर्च करने के बाद उसके जो आउटकम्स आएंगे उसको फॉलो करके एक थ्योरी बनेगी, और थ्योरी की वजह से मतलब हम जो हमारे जो रिसर्च गैप आ रहे हैं उसका फाइंड आउट कर पाएंगे कि मतलब इस रिसर्च में ये काम हो चुका है और ये काम होना बाकी है। उसके बाद हम करेंगे चेकिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी या फिर नॉलेज। ठीक है, इसलिए हम रिसर्च करेंगे और टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ ए सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च की एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में। रिसर्च स्टार्ट्स विद ए प्रॉब्लम and ends with a problem। ठीक है, मान लो कोई भी एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, किसी भी साइंटिस्ट ने या रिसर्चर ने रिसर्च किया तो उसकी जो प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम्स उसने रिसर्च करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो अब दूसरा साइंटिस्ट, मान लो मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और XYZ ने जो रिसर्च किया उसी के रिसर्च को पढ़ करके या उसको चेक करके मेरे को पता लगा कि इसने इस रिसर्च में ये कमियां छोड़ दी हैं, तो अब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम यही है। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम यही है, तो जो इसके रिजल्ट या उसके आउटकम्स आए थे अब जो इसके रिजल्ट या जो आउटकम आए थे इसकी वजह से तो इसने तो अपना थ्योरी बना के रिसर्च पेपर पब्लिश करके अपना रिसर्च ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरे को लगा कि इसने इस रिसर्च में बहुत मतलब कुछ एरिया जैसे हैं जिसमें इसने मतलब अच्छा हो सकता था, अच्छा काम हो सकता था, और इन्होंने इस फील्ड में ये लैकिंग पॉइंट है। तो अब जो ये रिसर्च के जो ये पॉइंट्स थे ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गई, और अब फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई तो मैं अब इस पे रिसर्च करूँगा। इसलिए किसी महान साइंटिस्ट ने बोला था कि रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है और प्रॉब्लम पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और रिसर्च एक बहुत ही मतलब हेक्टिक, टाइम कंज्यूमिंग और एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। इसलिए रिसर्च के लिए जो भी रिसर्चर होते हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, तो उनके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो सेल्फ मोटिवेशन पैसा हो सकता है, किसी के लिए वो डिग्री हो सकता है, किसी का पैशन हो सकता है, या फिर कोई अपना जो नॉलेज गैप है उसको फुलफिल करना चाहता है, इसलिए वो रिसर्च करता है। ठीक है, अब
स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये तो हमने पता कर लिया कि भाई रिसर्च क्या होता है, क्यों करते हैं, और अब जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। रिसर्च बेसिकली स्टार्ट होता है एक प्रॉब्लम से। टू फाइंड आउट प्रॉब्लम। जैसे ही मैं मतलब कोई रिसर्चर हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं भाई किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ, उसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेरे पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरे को क्या रिसर्च करना है, क्यों करना है। इसलिए एक प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। जैसे ही मेरे को प्रॉब्लम का पता चलेगा, फिर मैं उसके लिए रिसर्च क्वेश्चनर क्वेश्चन आंसर ऑफ रिसर्च। तो उसके बाद मैं एक रिसर्च क्वेश्चनर बनाऊंगा। रिसर्च क्वेश्चनर में मेरा क्या रहेगा कि मेरे को ये रिसर्च में काम क्यों करना है, क्या करना है। बेसिकली ये व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करेगा। रिसर्च क्वेश्चन बनाने के बाद, चलो मैं दूसरी स्लाइड यूज़ करता हूँ, ये इसमें सारा नहीं आ पाएगा, इसलिए दूसरी स्लाइड यूज़ करते हैं। फिर वही टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। जैसे ही हमको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, फिर हम उसका एक रिसर्च क्वेश्चनर बनाएंगे। रिसर्च क्वेश्चनर में हमें पता चलेगा कि हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इन सब टर्मिनोलॉजीज का हमें पता चलेगा। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चनर बनाने के बाद हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी रिसर्चर एक ऑयल की फील्ड में काम करना चाह रहा है, तो उसने अपना रिसर्च का टॉपिक लिया, to extract the oil from guar seed and its utilization in फूड इंडस्ट्रीज। ये उसका टॉपिक हो गया। उसका टॉपिक के लिए उसको एक ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसको ऑब्जेक्टिव्स का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि मतलब वो क्या क्या करना चाहता है। सबसे पहला तो इस टॉपिक में वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है। तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर उसको बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कोल्ड प्रेस होता है या सोलवेंट एक्सट्रैक्शन होता है, या जो मतलब एक्सपेलर से निकालना है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो उसका ये हो गया कि उसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरा हो गया उसको
फूड इंडस्ट्रीज़ में उसका यूटिलाइजेशन देखना है कि मतलब जो ऑयल उसने निकाला है उसका क्या शेल्फ लाइफ है, क्या उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, तो उसकी वजह से भी फिर वो उसका फूड इंडस्ट्रीज़ में वो फर्दर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या यूज़ कर सकता है। इसलिए भी ये भी उसका एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है ना वो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। जितने अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जितना अच्छा रिसर्च क्वेश्चनर होगा, तो उतना ही ईजी होगा स्टूडेंट्स या फिर रिसर्चर के लिए कि वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में डाटा कलेक्ट कर सके, उसको सैंपल कैसे लेना है, वो सारे जो उसके प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है उनकी तरफ वो बढ़ जाएगा। फिर तीसरा होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये रिसर्च का सबसे मेन और सबसे नेगलेक्ट इसको जो रिसर्चर होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर को, ये सबसे मेन होता है और सबसे ज़्यादा इसको निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें क्या पता चलता है कि इस पर्टिकुलर रिसर्च में क्या काम हो चुका है, कैसे किस ने क्या क्या काम किया है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी, कौन कौन से मतलब सैंपल के मेथड्स, कौन मतलब जो उसका डाटा है, मतलब उसके आउटकम्स हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, क्या क्या आ चुका है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो जितना भी काम हो चुका है। और जो रिसर्च क्या होता है, रिसर्च हम खुद के लिए नहीं करते हैं, रिसर्च हम करते हैं खुद के लिए तब करते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए, तब हम रिसर्च खुद के लिए करते हैं। लेकिन रिसर्च का क्या होता है, रिसर्च एक वाइड स्कोप होते हैं, रिसर्च खुद के लिए भी किया जाता है और दूसरों के मतलब जो नॉलेज गैप्स है उसको फुलफिल करने के लिए रिसर्च किया जाता है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर को बहुत निगलेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो उसका जो स्ट्रेंथ होती है ना पेपर की स्ट्रेंथ बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक होते हैं। एक तो होता है एब्स्ट्रैक्ट, कि मतलब रिसर्च में मतलब जो उसने रिसर्च किया है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब वो जर्नल टू जर्नल वेरी करता रहता है, कुछ जर्नल 150 वर्ड्स का, कुछ 250 वर्ड्स का, ये एब्स्ट्रैक्ट वो कहते हैं। जब सबसे पहले जो भी होता ना कि जो भी काम करना है तो उसमें एक ओवरव्यू होता है कि मेरे को रिसर्च में क्या क्या करना है, और रिसर्च में जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो उसके रिजल्ट्स होते हैं, उनको एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से रिप्रेजेंट किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट में। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद आ गया दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी स्टूडेंट्स नेगलेक्ट कर देते हैं। जितना अच्छा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा उतना पेपर अच्छा होगा, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मोस्टली गाइड्स क्या करते हैं कि मतलब रिसर्चर चाहता है कि उसका गाइड उसको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दे। सॉरी गाइज, बट जो गाइड होता है वो इतना बिजी होता है, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मतलब उसके प्रोजेक्ट्स खुद के भी चल रहे होते हैं, बहुत वो रिसर्च करते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स और जो गाइड का बॉन्ड होता है वो अच्छा नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स बीच में पीएचडी या बीच में अपना रिसर्च छोड़ देते हैं। जितने भी अच्छे गाइड होंगे वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे मोस्टली फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद वो अपने गाइड क्या है, गाइड का एक जो गाइड होता है वो एक सिर्फ पाथ रास्ता दिखाने वाला इंसान होता है कि हाँ आपको जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक रास्ता दिखा देगा कि आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल करना है, और करना तो आपको ही है। ट्रस्ट में, जब आप एक फर्स्ट डे और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च, जब फर्स्ट डे होता है ना, आपको रिसर्च के बारे में मतलब आप जो आपका एक प्रॉब्लम है, जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता। बहुत कम ही होता है कि आप कहीं से पढ़ के या मतलब कहीं से मतलब जर्नल्स पढ़ के या कोई मतलब साइट से मतलब सर्च करके
आपकी जो नॉलेज होती है वो 10 to 15% ऑलमोस्ट या अप्रोक्स होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको मतलब अपने रिसर्च को टाइम देते हो, बहुत सारी अपने एफर्ट्स लगाते हो, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ही आपका रिसर्च कंप्लीट होगा या आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आप अपने जो आपका गाइड है ना, जो इसको जिनको मतलब अच्छा नॉलेज है, जिनका अच्छा एक्सपोजर है, तो उस फील्ड में, उस एरिया में आपको आपके गाइड से अच्छी नॉलेज हो जाएगी। इसलिए रिसर्च एक लंबा प्रोसेस है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में बता रहा था मैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब स्टूडेंट क्या चाहता है कि मेरा गाइड मेरे को स्पून फीड करे। स्पून फीड का मतलब कि उसको मतलब पका पकाया हो या फिर मतलब उसको इजी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं। रिसर्च में बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है, सेल्फ मोटिवेशन, और मतलब उसका जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो उसका एनवायरनमेंट होता है, वो सब इफेक्ट करता है इसको। जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छा आएगा तो उसके जो उसके फाइंडिंग्स होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, वो अच्छे होंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हाइपोथेसिस। और इनके बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो मेन स्टेप होते हैं वो यही होते हैं। सो हाइपोथेसिस, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ मैनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द टर्म हाइपोथेसिस। हाइपो में तो मतलब होता है प्रायर, पहले, और थीसिस मतलब होता है जो आपने काम करना है उससे पहले। हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, जो आपकी रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है उस पर जो आप काम करते हो उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, या प्री अजम्पशंस होते हैं। टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक है, ये हाइपोथेसिस होता है। और हाइपोथेसिस आंसर के फॉर्म में होता है। एक बार नेट के एग्जाम्स में हाइपोथेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसमें 10-12 स्टेटमेंट्स थी, जिसमें से एक थी कि हाइपोथेसिस को हम क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या ये मतलब सही है? हाइपोथेसिस तो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कभी भी क्वेश्चंस बन सकता है क्या? लेकिन मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है कि हाँ, जो हाइपोथेसिस है वो हम क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने मतलब एक पब्लिशर था, उसको एक लेटर लिखा और उनसे पूछा कि जो आपने लिखा है कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या गलत है? तो काफ़ी डिस्कशन के बाद उन्होंने क्या बताया कि हाँ, हो सकता है कि हमारी वजह से, हमारे कारण भी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, और हो सकता है कि हम भी कहीं गलत हो सकते हैं। तो उन्होंने मतलब उसको करेक्ट किया। ठीक है, ये हो गया हाइपोथेसिस।
सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट, हमने ये तो पढ़ लिया कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्यों करते हैं, और टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब आप लोगों के मन में डाउट आता होगा कि रिसर्च, ये तो पता लग गया रिसर्च क्या होता है, लेकिन रिसर्च वो कौन से टर्म्स और वो कौन से सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो रिसर्च नहीं है। व्हाट इज नॉट रिसर्च? सबसे पहले आता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग रिसर्च है, उसको कॉपी पेस्ट या फिर मॉडिफाई, उसको कॉपी पेस्ट या मॉडिफाई करके अपने नाम से रिसर्च को छाप देना, ये बिल्कुल इनवैलिड होती है। ये अगर कोई ऐसा मतलब करता है तो उसका जो पेपर होता है या मतलब उसकी थीसिस होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो जर्नल एडिटर होते हैं उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जैसे भी हम उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर बता देगा कि हाँ भाई ये लाइन या फिर ये मतलब स्टेटमेंट्स यहाँ से उठाई गई हैं। तो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में पता चल जाएगी कि हमारे मतलब जो आपने ये जो रिसर्च पेपर लिखा है कि उसमें इतना ज़्यादा प्लेगरिज्म है। जो एक्यूरेसी रिजल्ट जो सॉरी गाइज जो रिसर्च है ना, रिसर्च का एक मेन इम्पोर्टेंट वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो रिसर्च डिमांड्स एक्यूरेसी, ठीक है। रिसर्च में हमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कब आएगी? जब मान लो हमारा जो सैंपल साइज है या जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो एक सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसका जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा। सैंपल साइज और जो सैंपल को कलेक्ट करने की मेथड्स हैं, सैंपल कलेक्शन मेथड है वो अच्छे होंगे तभी हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें एक्यूरेसी आएगी। तो अगर हमने रिसर्च किया है उसको हमने प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में चेक किया, अगर हमारा रिसर्च खुद का होगा, हमने अच्छे से खुद बनाया होगा, हमारा जो डाटा कलेक्ट किया होगा हमने किसी का मतलब कॉपी पेस्ट ना करके खुद से अपना रिसर्च पे काम किया होगा, तो वो रिसर्च अच्छा रिसर्च होगा। अगर हमने कॉपी पेस्ट करके किसी का डाल दिया तो रिसर्च रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले होगा तो ये। दूसरा होता है प्लेइंग विद द वर्ड्स, मतलब मान लो मतलब किसी ने रिसर्च करना स्टार्ट किया और जो पहले से रिसर्च हो रखा है उसके जो रिसर्च के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको आगे पीछे करके या मॉडिफाई करके या जस्ट रेक्टिफाई करके वो अगर एक रिसर्च पेपर लिखता है या फिर थीसिस लिखता है तो वो भी एक अच्छे रिसर्च की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग रिसर्च को कॉपी पेस्ट करना और प्लेइंग विद द वर्ड्स, ये सब सारे रिसर्च की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। अगर मान लो रिसर्च के जो रिजल्ट्स या फिर रिसर्च के जो आउटकम्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करेगा जो उसका सैंपल है, सैंपल कैसे कलेक्ट किया गया है। अगर सैंपल
जो कलेक्शन या फिर डाटा कलेक्शन का जो मेथड है वो अच्छा होगा तो रिसर्च के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अगर सैम्पल साइज अच्छा होगा, मान लो कि मैं 5 से 10 साल से 10 साल के बच्चों को जो मारकाट वाली फिल्में या फिर हिंसक फिल्में दिखाई जाएं तो उसके मेंटल डेवलपमेंट पे, फिजिकल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो ये मेरा रिसर्च का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक ठीक टॉपिक होना चाहिए कि जिससे आप डाटा अच्छे से कलेक्ट कर सको और जो आपका रिजल्ट्स है वो अच्छे से आ जाए। अगर आपका टॉपिक अच्छा नहीं होगा तो आपके जो रिसर्च है हो सकता है कि वो रिसर्च आप जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो वो रिजल्ट्स आए ही ना। इसलिए रिसर्च टॉपिक का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक वैलिड टॉपिक होना चाहिए क्योंकि आपको इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया है। मेरी एक क्लासमेट की सिस्टर ने एक वो पीएचडी करी थी एजुकेशन में। तो उसने अपने पीएचडी में रिसर्च टॉपिक किया जो एजुकेशन सिस्टम होता है मदरसा में, जो एजुकेशन सिस्टम होता है मदरसा में। तो उसने पीएचडी में टॉपिक तो ले लिया, उसका टॉपिक सिलेक्ट भी हो गया और उसने मतलब जब अपना रिसर्च के लिए रिसर्च पेपर पढ़े तो उसने पाया कि इस एरिया में जो उसने टॉपिक चूज किया बहुत ही कम काम हो रखा है। मतलब जो उसको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी वो बहुत कम मिली। इसलिए इसका एक प्रैक्टिकल रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मोस्टली मदरसा होते हैं वो उसमें मस्जिद में बने होते हैं और मस्जिद में लेडीज़ या फीमेल्स की एंट्री नहीं होती है, जिसकी वजह से उसको डाटा कलेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम आई होगी, जिसकी वजह से उसका हो सकता है कि उसके गाइड ने या फिर उसके हायर अथॉरिटीज़ ने जो इसका टॉपिक था उसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिसर्च के लिए टॉपिक का वैलिड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आप सबको ये जो सेशन है अच्छा लग रहा होगा। सो इस सेशन को आप यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पे देख सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारा विज़न है कि हम अच्छी एजुकेशन और हमारा जो विज़न है कि हम अच्छी एजुकेशन और को इतना अच्छे से प्रोवाइड कर सके कि जो बच्चा इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पाता है तो वो भी इजीली नेट, यूजीसी नेट, होम साइंस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स है, एचटेट है, सीटेट है और रेलवे और दूसरे अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सक्सेस विद मास्टर जी बनाया गया है। दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च।
एक अच्छे रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो एक साइक्लिकल सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ये रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है। जो रिसर्च हमारा रिसर्च होता है वो साइक्लिकल होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। अब हम इन टर्म्स जो इसको जस्टिफाई करते हैं, साइक्लिकल मतलब जो रिसर्च है वो रिसर्च ये नहीं कि मेरे पास सबसे पहले मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा, फिर मैं प्रॉब्लम बनाऊंगा, फिर मैं रिपोर्ट राइटिंग करूंगा, फिर मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो रिसर्च है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है कि जो उसके जो स्टेप्स है वो एक साइक्लिकल ऑर्डर में ही होंगे। दूसरा होता है सिस्टमेटिक। हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिक कब बोलते हैं कि जो उसका अरेंजमेंट है उसका एक क्रोनोलॉजिकल या फिर उसका हायरार्किकल अरेंजमेंट है वो होना चाहिए। तीसरा आता है साइंटिफिक। हम किसी चीज़ को साइंटिफिक कब बोलते हैं? सबसे पहले वो कोज एंड इफेक्ट, दूसरा वो कोज एंड इफेक्ट पे वो होनी चाहिए, दूसरा वो एक्सपेरिमेंट पर वो होती है, वो एक्सपेरिमेंट उस पर किया जा सकते और डाटा उससे लिया जा सके कि उसको चेक कर उसको चेक या फिर प्रूव किया जा सके। ठीक है, इसलिए इसको साइंटिफिक बोलेंगे। वो कोज एंड इफेक्ट पे होने चाहिए, वो एक साइक्लिकल प्रोसेस होनी चाहिए। ये सारे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जनरलाइज होने चाहिए, मतलब ये इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरीके से वैलिड होने चाहिए, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। ये इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली वैलिड होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो हमारा रिसर्च है ये इस रिसर्च की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि वो एक साइक्लिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, दूसरा वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सॉरी गाइस, वो एक साइक्लिकल होनी चाहिए, वो एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले जब उसको साइंटिफिक का बोलेंगे जब उसको कोज एंड इफेक्ट मतलब उसका एक्सपेरिमेंट कर सके, उससे डाटा कलेक्ट कर सके, उसको हम चेक कर सके, उसको हम प्रूव कर सके और उसको हम एक जनरलाइज कर सके इंटरनली, मतलब वो जो जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस एरिया में मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस पर वैलिड है या फिर वो दूसरे एरिया पे भी वैलिड हो सकती है, इसलिए इसको चेक किया जाता है। ये रिसर्च की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। पहले ये एक जर्नी होती है फ्रॉम नोन टू अननोन।
इसका मतलब क्या होता है, ये एक जर्नी होती है, एक लंबी चलने वाली प्रोसेस है। रिसर्च एक लंबी चलने वाली प्रोसेस है और रिसर्च में हमें अपना प्रॉब्लम्स का तो पता होता है, लेकिन रिसर्च के जो आउटकम्स आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, उनके बारे में हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने सोचा है कि हमारे रिजल्ट्स ऐसे आएंगे या इतने एक्यूरेट आएंगे, उसके बारे में हम शायद एक इमेजिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसलिए जो रिसर्च है एक नोन से लेके अननोन एक जर्नी होती है, ठीक है। दूसरा, ये एक सिस्टमैटिक, साइक्लिकल और साइंटिफिक, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, अप्रोच होती है, ठीक है। और ये जनरलाइजेबल होनी चाहिए। तीसरा क्या है, ये एम्पिरिकल होनी चाहिए। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने कोई रिसर्च किया, तो मैं रिसर्च के लिए जो उसका डाटा जो कलेक्ट करना है, जो उसका मतलब रिजल्ट जो कलेक्ट करने, कि मैं उस रिसर्च को खुद करूं, किसी दूसरे के रिसर्च से मैं कॉपी पेस्ट ना करके अपने जो रिसर्च है उसके डाटा को खुद कलेक्ट करूं, जिससे उसके जो रिजल्ट्स में एक्यूरेसी आ जाएगी। कुछ पेपर्स के रिजेक्शन का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि जो रिसर्चर होता है या जो स्कॉलर होता है वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक या फिर मतलब कुछ नेग्लेक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं से डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर कोई भी साइटेशंस जैसे होती हैं, साइटेशंस रिसर्च पेपर में आपने अगर किसी का कोई डाटा या कोई मेथड या कहीं से कुछ यूज़ किया है, तो आप उसको अपने रिसर्च पेपर में एक जिक्र कर दो कि XYZ ऑथर से मैंने ये मतलब डाटा, मान लो मॉइस्चर कंटेंट का कोई मेथड है तो मैंने वहाँ से ये डाटा लिया है, उसका एक जिक्र कर दो, उसको साइटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये एम्पिरिकल होना चाहिए। इसमें एक एक्यूरेसी, जो रिसर्च है वो एक्यूरेसी डिमांड्स करता है। अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तभी चांसेस है कि आपका पेपर या आपकी थीसिस अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाए। जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। और 7th पॉइंट क्या है कि आपका जो रिसर्च है वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। कि आपने जो भी काम किया है, जो भी आपने मेथड्स यूज़ किए हैं, जो आपने टेस्टिंग की है, जितना भी क्वालिटी एनालिसिस है या फिर सेंसरी एनालिसिस है, जो आपके उसके रिजल्ट्स हैं या फिर आउटकम्स हैं, जो भी आपने रिसर्च पेपर लिखा है या आपने थीसिस लिखी है, कि दूसरा रिसर्चर अगर उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करे तो उसको इजीली समझ में आए कि मान लो शुभम ने कोई रिसर्च किया है, तो शुभम ने जो रिसर्च किया है उसने ये मेथड्स यूज़ किए हैं और उसने उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो यही आए हैं। दूसरा पे रिसर्चर या स्कॉलर पढ़े तो उसको इजीली समझ में आ जाए कि जो उसका डिस्क्रिप्शन है या मतलब उसको सब कुछ इजीली समझ में आ जाए। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच जो आपने इतना प्यार दिया और
आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।